अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। काबुल एयरपोर्ट पर हजारों शहरी सुहाने मुस्तकबिल की उम्मीद लिए किसी मुआवजे के मुंतजर थे, लेकिन ये के बाद दीगरे बैक टू बैक जो 2 बम धमाके हुए हैं उन्होंने इन तमाम तर उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। काबुल एयरपोर्ट और उसके अतराफ में मायूसी, नाउमीदी, खौफ, गैर यकीनी और परेशानी के बादल गहरे होते चले जा रहे हैं। नीली आंखों वाले अफगान शहरियों की आंखों से थकन झलक रही है। अब उनकी उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं। अब उनके इंतजार के दिए मदम हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज होने वाले धमाकों से जहां अमरीकी शहरी और तालिबान एहलकार मारे गए, वहीं दर्जनों आम अफगान शहरियों के ख्वाब भी खुदकुश हमलों की भेंट चढ़ गए हैं। काबुल एयरपोर्ट पर हमले के बाद वहां के मनाजिर देखकर कलेजा मुंह को आता है। लाशों से भरा नाला, रेडियो की मदद से जख्मियों को रेस्क्यू करने के मनाजिर ने पूरी दुनिया को आबदीदा कर दिया है। अस्पतालों में पहुंचने वाले जख्मी खौफ का शिकार थे, जिनकी निगाहें खोई जबकि उनकी नजरें बिल्कुल तारीख हो चुकी थी। इस हवाले से क्या मनाजिर देखने को मिले, जरा एक रिपोर्ट आपके सामने रखता है। एक खुदकुश हमला आवर ने काबुल एयरपोर्ट पर धमाका किया। जख्मी और जहां बहक बहुत ज़्यादा हैं जो एयरपोर्ट के बाहर जाने के लिए जमा थे। दूसरा खुदकुश धमाका बैरन होटल से 200 गज के फासले पर हुआ। फिर दाइश के हमला आवरों ने फायर शुरू कर दिया। जख्मियों को अस्पताल ले जाने के लिए जल्दी की जा रही है। ये सब अमरीका की जानिब से दी गई वार्निंग के बाद हुआ, जिसमें अमरीकी शहरियों को एयरपोर्ट और ख़ासकर उन दरवाज़ों से दूर रहने का कहा गया, क्योंकि ऐसे धमाके का खदशा था। सिर्फ 24 घंटे पहले ऐसी जगह पर सैकड़ों लोग एयरपोर्ट के बाहर जमा थे जहां धमाका हुआ। एयरपोर्ट धमाका दाइश खुरासान ग्रुप की जानिब से किया गया, जो कि सिर्फ 31 अगस्त की इनखला की डेडलाइन से 5 दिन कबल हुआ। अब काबुल एयरपोर्ट पर हमले के बाद पूरी दुनिया अमेरिका से सवाल कर रही है। हमले की कबल अज़ वक्त इत्तला होने के बावजूद हिफाजती इक़दाम क्यों नहीं किए गए? खुदकुश हमलावर कई सिक्योरिटी हिसार तोड़ने के बाद अंदर तक कैसे पहुंचा? पूरे अफगानिस्तान में सिर्फ काबुल एयरपोर्ट अमेरिका के कंट्रोल में है। पेंटागन इस हमले को रोकने में नाकाम क्यों हुआ? 2011 के बाद अमेरिकी अफवाज का सबसे ज्यादा जानी नुकसान कैसे हुआ? क्या काबुल एयरपोर्ट पर हमले के बाद इनखला का ऑपरेशन जारी रहेगा? अमेरिका जाने की उम्मीदों में एयरपोर्ट पर जमा अफगान शहरियों का मुस्तकबिल दांव पर लगा देगा? अमेरिकी सदर जो बाइडन ने 26 अगस्त को अमेरिका के लिए मुश्किल तरीन दिन करार देते हुए बदला लेने का ऐलान भी किया है। उन्होंने अपनी कौम से खिताब किया। इस खिताब में वो भी दिखाई दिए, खामोश भी रहे। जो बाइडन ने क्या कहा, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। Those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. अब अमेरिकी सदर काफ़ी दिल गिरफ्तार दिखाई दिए हैं। जो सूरत हाल वहाँ पर हुई है, यकीनन उनसे सवालात हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त हज़ारों की तादाद में वो अफगान शहरी जो हामिद करज़ाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अभी भी मौजूद हैं, उनकी आंखों में क्या ख्वाब हैं, क्या ख्वाहिशात हैं? काबुल का एटमॉस्फेयर इस वक्त कैसा दिखाई दे रहा है? काबुल से हमें सीनियर जर्नलिस्ट सुमेरा खान साहिबा ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा खान साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले ये कहिएगा कि बड़े अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए गुज़श्ता रोज़ काबुल में। इस वक्त काबुल की फ़ज़ा कैसी दिखाई दे रही है? इस वक्त काबुल में सड़कों पर तो मामूल का रश है, क्योंकि हम अगर ये समझते हैं कि एक ब्लास्ट से या 2 ब्लास्ट से ज़िंदगी मुअत्तल हो जाएगी, काबुल में तो ऐसा नहीं है। क्योंकि पे दर पे ये मुल्क जो है बिलअमूम 70 साल से और बिलखुसूस 40 साल से मुसलसल एक वॉर जोन की हैसियत से पूरी दुनिया में जाना जाता है। और काबुल शहर तो ख़ास करके यहाँ पे अपने यहाँ के रेजिडेंट्स का, इंडिजिनस लोगों का कहना है कि हमें आदत हो चुकी है इस तरह के पुरतशद्दुद वाक़यात की। हामिद करज़ाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एबे गेट से तो बड़ी हॉरिफिक पिक्चर्स हम देख रहे हैं। वहाँ से बड़े खौफनाक मनाज़िर हैं जो हम स्क्रीन पे शायद दिखा भी नहीं सकते हैं। अब क्या वहाँ पर जो केओस था, जो टर्मोइल था, जितना रश था, वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग गैदर्ड थे, क्या अब भी उसी तरह से है? जी जी बिल्कुल, बल्कि कल शायद मेरे हिसाब से 6000 लोग थे। आज मुझे मेरे कॉलीग्स भी गए हैं, अनस भी गया था, उन्होंने भी चक्कर लगाया। आज उससे ज़्यादा तादाद है और हैरत की बात यह कि लोग वो जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। कल का वाकया देखकर भी, जिसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें, जवान, उन्होंने जाने गंवाई हैं। बाइडन ने जो गुज़श्ता रोज़ नेशन से खिताब किया है, उसके अंदर तो उन्होंने कहा है कि विल स्ट्राइक बैक। वो तो बड़ा क्लियर है इस हवाले से। अब क्या अमेरिका इवैक्यूएट करता हुआ आपको 31 अगस्त से गो के उन्होंने कहा है कि इस पर कोई तातुल नहीं आएगा? क्या उससे रफ्तार तेज हुई है इवैक्यूएशन की? और जहां तक स्ट्राइक बैक की बात है, तो क्या वाकई वो ऐसा कर भी सकते हैं? देखिए, ये तो वो वादे हैं जो उन्होंने कौम के सामने जाहिर है चेहरा भी दिखाना है। लेकिन मैं एक बात, अगर यहाँ पर मेरी ज़ाती राय पूछते हैं या मेरा तज्जिया पूछते हैं, तो ये जंग प्लान होती रही है 4 प्रेसिडेंट्स के अदवार में।
जब से ये जंग है 4 प्रेसिडेंट्स इसको प्लान करते हैं, जिम्मेदारी किसी एक पे डालना आपके ख्याल में नाजायज नहीं होगा? बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। वी आर रियली होपिंग एंड प्रेइंग फॉर द ब्रेव जर्नलिस्ट लाइक यू, जो फील्ड में मौजूद हैं, जो इस तमाम तरह सिचुएशन को रिपोर्ट कर रहे हैं वहाँ से। अब मुझे बताइएगा कि आप ये जर्नलिस्ट जो है इस वक्त उनको कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है वहाँ पर, और आप लोग यकीनन होटल्स के अंदर हैं, बिल्डिंग्स में हैं, लेकिन आपके हवाले से क्या कोई स्ट्रैटेजी है, कोई इस हवाले से कोई सर्कुलर सामने आया है? देखिए, हमें एक तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में एक्रेडिशन का कहा गया है ज़बीउल्लाह मुजाहिद की तरफ से, और हमारी वहाँ पे एनरोलमेंट हो रही है, रजिस्ट्रेशन हो रही है, ताकि सिर्फ इस मर्तबा ही नहीं, हम आगे भी अगर कभी आते हैं तो हमें सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स में इश्यू ना हो उनको एक्वायर करने में। प्लस हम वहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएंगे एक एक्रेडिटेड सहाफ़ी के तौर पे। दूसरा वहाँ पे ये है कि यहाँ पर जो लोकल अफ़गान मीडिया है, जो कि अशरफ गनी, हामिद कारज़ई के वक्तों से काम कर रहा है, क्योंकि उनकी तालिबान से नहीं बनती तो साथ ही उनकी पाकिस्तान से भी नहीं बनती, फिर उनकी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से भी नहीं बनती। तो मैंने सुना है कि कल अफ़गान मीडिया ने भी कुछ शरारत की है, और उनकी उस शरारत की वजह से हमारे कुछ पाकिस्तानी सहाफ़ियों के साथ मिसबिहेवियर, इस तरह के इक्का दुक्का वाक़यात जो हैं वो भी रिपोर्ट हुए हैं। स्टे डिटर्मिन्ड और प्रोटेक्टेड रहिए। मुझे लास्टली ये बताइएगा कि हमारा जो सफारत खाना है वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो इंतजामात हो रहे हैं कि जो लोग आएंगे, इवैक्यूटीज़ होंगे, उनको यहाँ ठहराया जाएगा होटल्स के अंदर, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस भी खाली कराए गए हैं, तो वहाँ से इवैक्यूएशन के लिए जो फ़्लाइट्स पाकिस्तान के लिए चल रही हैं, उस पर क्या देख रही हैं आप, और हमारा सफारत खाना कितनी हेल्प करता हुआ दिखाई दे रहा है? हमारा सिफारत खाना उन 2 सिफारत खानों में से है जिसने अपने दरवाजे अफ़गान अवाम के लिए खोल दिए। ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 3000 का ऐलान किया, यूके ने गालिबन मेरा ख्याल है, मेरे हिसाब से अभी तक, क्योंकि वो वैसे भी ये कंप्लेंट करते हैं हमेशा कि बहुत ज़्यादा अफ़गान है, इंडियन है, पाकिस्तानी है, और उनकी भी तादाद कुछ कमोबेश इतनी ही है, 5 से मैक्सिमम 5000 होगी। कनाडा ने मुश्किल 20,000 का ऐलान किया कि मैं 20,000 वीज़ास दूंगा, और अमेरिका के क्या ही पूछने, वो तो यहाँ से जहाज़ भर भर के लेके तो जा रहे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं है कि वो अफ़गान लड़कियाँ, वो अफ़गान बच्चे, वो बच्चियाँ कहाँ जा रहे हैं, उनका लैंडिंग जो डेस्टिनेशन है वो क्या है। तो अभी तो एक चैप्टर ये भी खुलेगा कि यहाँ से जहाज़ में लोग सवार तो हो रहे हैं, दोहा उतरते हैं, दोहा से आगे वो कहाँ जा रहे हैं, तो लोगों में बहुत चहमगोइयाँ हैं यहाँ पे। दूसरा पाकिस्तान की जो बात है, पाकिस्तान और कतर ने भी बहुत हेल्प किया। कतर का ये था कि हमारे होटल में एक पूरा विंग उन्होंने इस वक्त ऑक्यूपाई किया हुआ है, और वहीं से वो एवैक्यूएशन ऑपरेशन करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अलावा रशिया और चाइना सब वीज़ाज़ नहीं दे रहे, लेकिन पाकिस्तान ने न सिर्फ वीज़ाज़ इशू किए अराउंड 6000, और अभी भी कर रहे हैं नॉन स्टॉप, और ये भी है कि वो ट्रांसपोर्टेशन की भी जिम्मेदारी उन्होंने सेफ एंड सिक्योर आफ्टर एस्कॉर्टिंग उन्होंने जिम्मेदारी उठाई। और पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान से सिर्फ अपने शहरियों को नहीं निकाला, बल्कि बाकी एम्बेसीज़ जो या तो अफ़गानिस्तान में थी नहीं या खाली करके चली गई, उनकी दरख्वास्त पे बहुत से गैर मुल्की बाशिंदों को, ऑफिसर्स को जो वर्ल्ड बैंक के साथ, यूएसएड के साथ, इन तमाम इदारों के साथ थे, उनको भी बहिफाजत इवैक्यूएट कराया। बहुत बहुत शुक्रिया सुमेरा खान साहिबा आपके वक्त के लिए। काबुल से सुमेरा खान हमें अपडेट कर रही थी और बता रही है कि पाकिस्तानी एम्बेसी की तरफ से बड़ी हेल्प की जा रही है, और वहाँ से बहुत सारे लोगों को इवैक्यूएशन के अंदर जो है उनको सपोर्ट फराहम की जा रही है। अफगानिस्तान में 20 बरस तक जारी जंग में पाकिस्तान के 80,000 से ज़ायद शहरी और सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं। अब जबकि काबुल से अफगान फोर्सेस का इनखिला हो रहा है, पाकिस्तान की तवक्कुआत और खदशात में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान ने जहां अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए किरदार अदा किया है, वहीं काबुल एयरपोर्ट पर फंसे गैर मुल्की शहरियों के इनखिला के लिए भी कोशा है। इस्लामाबाद और कराची में गैर मुल्की शहरियों के लिए हंगामी इंतजामात भी किए गए हैं। आज DGISPR ने अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान का 2 टोक और वाज़ेह बयानिया अक़वाम आलम के सामने रख दिया है। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान बताया कि भारत ने अफगानिस्तान में जो भी सरमायाकारी की वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए की। कलअदम TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल करती रही है। अब भारत का असर खित्ते और अफगानिस्तान से खत्म होगा। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि इंतजार करना होगा कि अफगानिस्तान में कैसी हुकूमत है। अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ ताउन करने का इरादा रखते हैं। Whatever investment they made in Afghanistan and the kind of clout that they developed in Afghanistan, it was all done with only one intention, that was to harm Pakistan. गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी आलमी दुनिया को मशवरा दिया था कि तालिबान के हवाले से कोई बात करना कब्ल अज़ वक्त है और आलमी दुनिया को तालिबान को मौका देना चाहिए। इमरान खान साहब इस हवाले से क्या कह रहे थे वो भी आपको दिखाते हैं। पूरी कोशिश होनी चाहिए
कि अफगानिस्तान की इस वक्त उनकी गवर्नमेंट की मदद करें। जो तालिबान है उन्होंने क्या चीजें कही, उन्होंने कहा कि हम सबको शामिल करेंगे। ये बड़ी जबरदस्त चीज है, यही तो चाह रहे थे। दुआ के अंदर जो टॉक्स थी उसमें क्या चाह रहे थे तालिबान से कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो, वो मान गए हैं। ह्यूमन राइट्स है, वो कहते हैं हाँ ह्यूमन राइट्स। एमनेस्टी उन्होंने सबको माफ कर दिया है और उन्होंने कहा कि हम अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे दहशतगर्दी के लिए। ये दुनिया चाहती थी। तो जब उन्होंने ये कह दिया है तो ये क्या मतलब कि नहीं जी वो आगे पता नहीं अपनी जुबान पे खड़े होंगे या नहीं होंगे। भाई जब नहीं होंगे तब देखें, अभी क्यों शुरू हो गए हैं? अभी तो आप करें उनकी मदद। इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर डिफेंस एनालिस्ट मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज हुसैन अमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जैद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जैद साहब, गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि तालिबान को वक्त देना चाहिए। आज DGI-SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कह रहे थे कि अफगान हुकूमत के साथ ताउन का इरादा रखते हैं। अब जब अफगानिस्तान में रजीम चेंज हो रही है, क्या हमें इस बात का यकीन है कि ये पाकिस्तान के लिए खुशाइद होगी? मुआशी पाबंदियां खत्म करें, जो इनके एसेट्स फ्रीज किए हुए हैं, जो इनकी इमदाद रोक दी है, जो 4.3 बिलियन डॉलर की इमदाद का 2023 तक वादा किया था, वो अपनी उस मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए, वरना मुल्क के अंदर बहुत कैओस पैदा हो जाएगा। जैसा इसके बावजूद सर, हमारे ट्राइबल एरियाज के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से रिएक्टिव होने के कुछ शवाहिद मौजूद हैं, कुछ अटैक्स हुए हैं। फिर बलूचिस्तान के अंदर आपकी BLF और BLA उसकी तरफ से भी कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं। तो अगर ये सब कुछ है, वहां पर ये नेक्सस टूटा है, इम्कानात कम हुए हैं जैसे आप कह रहे हैं, तो फिर दूसरी तरफ ये अटैक्स क्यों हो रहे हैं जल साहब? देखिए, ये अटैक्स, पहली बात ये है कि जैसे पहले मैंने कहा कि इस वक्त एक सिचुएशन फ्लक्स में है और ये कहना कि 100% पाकिस्तान की सरजमीन दहशत गर्दों से पाक हो चुकी है और तमाम दहशत गर्द मारे गए हैं और इस मुल्क में कोई स्लीपर सेल्स नहीं है, ऐसा दावा न मैं करता हूँ न कोई और कर सकता है। तो जब वो लोग मौजूद हैं और उनके राब्ते भी इस तरह के एलिमेंट्स के साथ हैं, तो कुछ इम्कानात हैं कि इस तरह के इवेंट्स होते रहेंगे और उनके खिलाफ हमें अपनी सरहदों के अंदर पूरी भरपूर कार्रवाई करने का हक भी है और वो हम करेंगे भी। लेकिन जिस अंदाज में तालिबान की तरफ से जनरल एमनेस्टी के बाद प्रिजनर्स को रिलीज किया गया, उसका खमियाजा खुद कल अफगानिस्तान ने और तालिबान ने भी भोगता है। तो आपको लगता है कि तालिबान एक तरफ एश्योरिटी दे रहे हैं कि हमारी ज़मीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, अभी जो जिस अंदाज में चीज़ें हो रही हैं इसका खमियाजा खुदा न खास्ता आने वाले दिनों में पाकिस्तान को भी भुगतना पड़ सकता है? पहली बात यह है कि मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि जो कैदी रिलीज किए गए हैं उसका खमियाजा अफगानिस्तान ने भुगता है। ये वो लोग हैं जो अमन नहीं चाहते अफगानिस्तान में और जो अपनी हजीमत का बदला लेने के लिए अफगानिस्तान में लार्ज स्केल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं और अपने क़याम को वहाँ पर बैठकर बढ़ाना चाहते हैं ताकि दुनिया में एक तासुर बिल्ड किया जाए कि अफ़गानिस्तान महफूज नहीं है और तालिबान डिलीवर नहीं कर सकते। ये इस अटैक को मैं बहुत सारे क्वेश्चन मार्क के साथ देखूंगा कि किसने करवाया है, क्यों करवाया। पेंटागन कह रहा है कि 24 घंटा पहले हमारे पास शवाहिद मौजूद थे कि कोई स्ट्राइक एयरपोर्ट पर होने जा रही है। उन्होंने अपनी अमेरिकन को भी वार्न कर दिया कि आप एयरपोर्ट पर ना आएँ। 24 घंटे पहले वहाँ सेफ्टी मेजर्स क्यों नहीं लिए गए और उस ईस्टर्न गेट पर जहाँ पर अमेरिकन होते हैं वहाँ तक गाड़ी और वो खुद कुछ बमबार कैसे पहुँच गए, जबकि इतला किसने, देखिए कौन है जो आदमी क्लेम कर रहा है। देखिए किसी को कोई पता नहीं है कि किसने क्लेम किया है। ये क्लेम फेक भी हो सकता है, ये क्लेम फैब्रिकेटेड भी हो सकता है, ये क्लेम करवाया भी जा सकता है टू सपोर्ट द नैरेटिव जो बिल्ड किया जा रहा है। लिहाजा मैं ये कह रहा हूं, न मैं इसको रूल आउट करता हूं और न उन तमाम बातों को मानता हूं जो फैलाई जा रही हैं जब तक इसके खिलाफ कोई कॉन्क्रीट एविडेंस ना आ जाए। तो जय साहब, लेकिन फिर भी जो प्रिजनर्स रिलीज हुए हैं रिपोर्टेडली उनमें आईएसएस के लोग भी हैं बताए जा रहे हैं, टीटीपी के लोग भी बताए जा रहे हैं, मौलवी फकीर मोहम्मद समेत। तो आपको लगता है कि इसके कुछ इंप्लीकेशंस हो सकते हैं आने वाले दिनों में, एंड वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट फॉर दैट? मैंने पहले यह कहा था कि अगर हुकूमत अफगानिस्तान में कायम नहीं होगी, फ्री फॉर ऑल होगा, तो ये प्रिजनर रिलीज हो या ना हो, जो ऑलरेडी जेलों से बाहर बैठे थे वो भी एक खतरा है और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा विजिलेंस की ज़रूरत है उस वक्त तक जब तक वहाँ एक मुस्तनद हुकूमत
कायम नहीं होती। जरा साहब लास्टली ये कहिएगा कि एक ऐसे वक्त में जब एम्बेसीज अपने लोगों को छोड़कर भाग गई, जो गैर मुल्की एम्बेसीज थी, ऐसे में पाकिस्तान ने फ्लाइट ऑपरेशन शुरू किया है और हम बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो गैर मुल्की फंसे हुए वहाँ पर उनको पाकिस्तान ला रहे हैं। ऐसे में हमें किन एहतियाती तदाबीर को मलूज़े खातिर रखना होगा कि जब बहुत बड़ी तादाद के अंदर हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं कि लोगों को यहाँ पर लेके आए, तो आपको क्या लगता है किन मेजर्स को उठाना पड़ेगा हमें? पहली बात तो यह है कि जिनको एयरलिफ्ट आप करके ला रहे हैं फॉरेनर्स को, उनको उनकी कंट्रीज में डिस्पैच करने का एक वाज़ेह प्रोग्राम होना चाहिए ऑन अ गिवन डेट, क्योंकि ये लोग हमारे जहाज़ों में आए हैं, हमारे एयरपोर्ट पर रिसीव हुए हैं, इनका बायोमेट्रिक भी हुआ है, कॉर्निया स्कैन भी हुआ है और इनके जिनके पास पासपोर्ट थे उनकी एंट्री भी है। तो इनकी रियासतों से बात करके दे शुड बी ऑन अ फिक्स्ड डेट मूव्ड आउट ऑफ पाकिस्तान। हमने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इनको निकाला। इसमें ऐसे एलिमेंट नहीं होने चाहिए जिनका कोई वाली वारिस ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त के लिए। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज हुसैन अमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन बहुत विजिलेंट होना पड़ेगा, इसमें कोई ऐसे एलिमेंट नहीं होने चाहिए कि जिसके बाद हमें मुश्किल हो जाए उन्हें यहाँ से इवैक्यूएट करना, और ये बात मलूज़े खातिर रखना पड़ेगी। जो कुछ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर हो रहा है, इससे बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए। अभी कोई शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे कि शहर कायद की फैक्ट्रियाँ मौत के परवाने क्यों बन गई हैं। आज कराची में एक और सानहा हुआ है, इस साने पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आज शहर कायद में एक बार फिर एक सानहा हुआ है। आज कराची में एक बार फिर केमिकल फैक्ट्री से शोले बुलंद हुए हैं। आज फिर एक ही खानदान के 4 अफराद झुलस गए हैं। आज फिर शोलों की नज़र दर्जन भर ख्वाब हुए हैं। आज फिर साने बल्दिया टाउन के जख्म ताज़ा हुए हैं। आज फिर वही सवाल हैं, वही गलतियां हैं जो कई दहाइयों से कराची में दोहराई जा रही हैं। फैक्ट्री में आग कैसे लगी? रिहायशी इलाके में फैक्ट्री कायम क्यों हुई? फैक्ट्री की छत क्यों बंद थी? खिड़कियों में ग्रिल क्यों लगी हुई थी, वो ओपन क्यों नहीं थी? आग बुझाने के आलात मौके पर क्यों मौजूद नहीं थे? कोई फायर एक्सटिंग्विशर वहां पर नहीं था। फैक्ट्री में हंगामी इनखला का रास्ता, कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। बार बार टेलीफोन करने के बावजूद फायर ब्रिगेड का अमला ताखीर से क्यों पहुंचा? गैर कानूनी फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? लाशों के जो सरहाने खड़े लवाहिकीन हैं वो पथराई हुई आंखों के साथ हर बार हुक्काम के दरबार पर दस्तक देते हैं। जवाबात के इंतजार में उनकी अपनी आंखें ही बंद हो जाती हैं, मगर जवाब नहीं मिलता है। अभी तक 2 घंटे हो गए, लोगों ने अभी तक भाई नहीं निकाला मेरा। चल रहा है, कोई भी नहीं है, बोल रहा है तबर करो। मेरा 10 साल का बच्चा। शहर कायद में हर साल आतिशज़दगी के सैकड़ों वाक़यात रूनुमा होते हैं, मगर कभी बल्दिया ने जवाब दिया और ना ही एनडीएमए ने सानेहात से कोई सबक सीखा है। आग बुझाने के वाक़यात पर काबू पाने के लिए कोई हिकमत अमली तैयार की गई और ना ही सानेहात के जिम्मेदारों का तयन कभी हुआ है और ना उनको सजा हुई है। सिर्फ गुज़श्ता साल यानी 2020 में कराची शहर में 4000 से ज़ायद आतिशज़दगी के वाक़यात हुए, जिनमें से 300 वाक़यात फैक्ट्रीज़ में हुए। इन वाक़यात में भी आग लगने की 2 बुनियादी वजूहात थी। आग भड़कने की जो बुनियादी तौर पर वजूहात सामने आ रही थी, वो फैक्ट्रीज़ में आग बुझाने के इंतजामात नहीं थे। कराची में आग बुझाने के हवाले से सबसे अहम सवाल फायर टेंडर्स और फायर स्टेशंस की कम तादाद का होना है। आबादी के एतबार से कराची में 250 से ज़ायद आग बुझाने वाले ट्रक मौजूद होने चाहिए, जबकि फायर स्टेशंस की तादाद 50 के करीब होनी चाहिए। ताहम शहर कायद में सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है। शहर कायद में वफाकी हुकूमत की जानिब से दिए गए 50 फायर टेंडर्स मिलने के बाद फायर टेंडर्स की तादाद 94 हो गई है। और सितम ज़रीफ़ी तो यह है कि इन 94 फायर टेंडर्स में से भी 30 बिल्कुल नाकारा हैं, वो काबिल इस्तेमाल ही नहीं है। इसी तरह जो दीगर फायर स्टेशन हैं उनकी तादाद 25 है, जिसमें से 11 फायर स्टेशन गैर फ़ाल हैं, यानी कि शहर कायद में महज 14 फायर स्टेशन इस वक्त एक्टिव हैं। कराची फायर डिपार्टमेंट के पास 6 स्नार्कल्स मौजूद हैं, मगर इनमें से सिर्फ 2 फ़ाल हैं। हालांकि मौजूदा तनाजुर में शहर के हर जिले में कम से कम 2 स्नार्कल्स होने चाहिए, ताहम इसके बरक्स 7 अजला में सिर्फ 2 एक्टिव हैं। वही सवालात हैं, वही गलतियाँ हैं जो बार बार दोहराई जा रही हैं
और वही खमियाजा है जो हमें भुगतना पड़ता है। इसका मदावा कौन करेगा? सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रजा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शैला साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शैला साहिबा, कराची में आज जो कुछ हुआ है ये कोई पहली बार नहीं है। अगर औसतन बात की जाए तो कराची शहर में 4000 वाकयात आग लगने के रूनमा होते हैं, 300 सिर्फ फैक्ट्रीज के अंदर होते हैं। हमेशा वही सवालात होते हैं, हमेशा वही फाइल वर्क होता है, FIRs का इंदराज होता है, कार्रवाई करने का कहा जाता है, लेकिन सब कुछ फाइलों की नजर हो जाता है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? अच्छा, सबसे पहले तो जाहिर है कि इतना बड़ा सानिया है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए और कम है, और मैं ताज़ियत भी करती हूँ, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जाहिर है कि मैं एक आम आदमी हूँ, बेशक मैं पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट हूँ, लेकिन सवाल तो ये बनता है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो होगा, जो इंस्पेक्शन टीम होगी, क्या ये उसकी नज़रों से बचा हुआ था? और बचा हुआ था तो क्यों बचा हुआ था? मेरा भी कोई घर वाला इसमें हो सकता था, मेरा भी कोई रिलेटिव इसमें हो सकता था, तो मैं किसी भी तौर पे डिफेंड नहीं कर सकती। और दूसरी बात जो है वो ये है कि बिल्कुल गफलत है दूसरे जो ओनर हैं। अब मैं ये नहीं कह सकती कि किस चीज़ की फैक्ट्री थी, क्योंकि मेरी भी आज की बहुत ज़्यादा मसरूफियत रही। जी, रिपोर्टेडली केमिकल फैक्ट्री है शैला साहब। आपने जैसे कहा आप आम आदमी, वैसे आम आदमी इससे तो आम आदमी तो आप नहीं है, आप हुकूमत वक्त से आपका ताल्लुक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त शहर कायद के अंदर भी है, एडमिनिस्ट्रेटर भी आम आदमी के हैसियत से मुझे सोचना चाहिए ना कि मैं किसी तरह इसे डिफेंड नहीं कर सकती कि मैं इसको हर तरह की गफलत बताऊंगी। गवर्नमेंट साइड से भी जो भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा, जो कि डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल एरिया को हेड करता होगा, उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए उसे कि कितनी फैक्ट्रीज़ हैं, कौन सी इलीगल है, कौन रिहायशी इलाके में है। और टीम जाती है, अगर उसके सामने खिड़कियां खुली भी होती हैं, एक दरवाज़ा है, तो वर्कर्स को भी एहतजाज ज़रा सा ज़रूर करना चाहिए कि सारी खिड़कियां क्यों बंद हैं, ऊपर जाने के दरवाजे क्यों बंद हैं, एक ही दरवाज़ा क्यों है। देखिए शैला साहब, देखिए वर्कर जो है वो तो बेचारा मालिक के सामने बात कर ही नहीं सकता ना, उसकी तो औकात नहीं है कि वो मालिक से ये सवाल करे कि ये लॉज क्यों फुलफिल नहीं हो रहे हैं। ना गुर्बत की मारी आवाम है, वो तो इस बात पे खुश है, हैज़ार्डियस केमिकल होता है वहाँ पे कि उनको नौकरी मिली हुई है। जी बिल्कुल, हैज़ार्डियस केमिकल होता है, रिहायशी इलाके के अंदर फैक्ट्री होती है, वहाँ पर किसी लॉ को जो है वो फॉलो नहीं किया जाता और वो धड़ल्ले से काम कर रहे होते हैं। और फिर आप ये देखिए सितम ज़रीफ़ी कि वहाँ पर कोई सेफ्टी एग्जिट मौजूद नहीं है। जब आग लगती है, आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड को कॉल की जाती है और 1 घंटे तक फायर ब्रिगेड अमला रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है। देखिए ये ऊपर से नीचे तक सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जिन लोगों के घर वाले चले गए हैं, मैं 100% कंडेम करूंगी। वो इस मजम्मत से तो सेटिस्फाइड नहीं होंगे ना शैला साहबा? देखिए मैं जिस जगह पर हूँ, मैं इसको 100% जो है मैं कह रही हूँ कि मैं इसे कंडेम करूँगी। देखिए लेकिन कंडेम करने से उनके कलेजे को ठंडक तो नहीं मिलेगी ना। देखिए मैं इस जगह पे यही कर सकती हूँ, उनका तो नेमुल बदल ज़िंदगी का कोई भी नहीं है। ज़िंदगी का तो नेमुल बदल कुछ भी नहीं है। जिनके यहाँ की जानें चली गई वो तो नहीं आ सकती, उनको तो उनके तो सारी उम्र का है। लेकिन ये एक साथ बहुत सारे लोग इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं। अब पहले नहीं सीखा, आज सीख लो, आज से देख लो। आखिरी लोग अपनी जान को देके चले गए, आज से कर लें। तो क्या इस केस को आप टेस्ट केस बनाएंगे? करती हैं, बनाना चाहिए और मिनिस्टर इंडस्ट्रीज़ को और सबको इसे संजीदगी से लेना चाहिए कि मुझे ये पता चला था कि इस इलाके में बहुत सारी इस तरह से इलीगल इंडस्ट्रीज़ हैं, और अगर हैं तो ठीक है, आज तो आपको पता चल गया ना, बहुत अच्छी तरह पता चल गया कि इंडस्ट्रीज़ इलीगल भी हैं, और इलीगल होने के साथ साथ वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी पूरा नहीं कर रही हैं। तो इसमें मैं समझती हूँ कि सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंस्पेक्शन जो है उसको पकड़ना चाहिए कि उसकी नॉलेज में थी ये या नहीं थी। देखिए शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कल से ही हमें बड़े पैमाने पर एक तो मौतलियां भी दिखाई देंगी, कार्रवाइयां भी शुरू होंगी, महकमाना कार्रवाइयां, और उसके बाद इनके खिलाफ जो है वो स्टेट खुद FIRs का इंदराज भी करेंगे। मैंने आपसे कहा ना कि मैं कहीं से भी डिफेंड नहीं कर सकती और ना करूँगी।
ठीक है, लेकिन मैं डिफेंड कर ही नहीं सकती। मैं ये क्वाइट फेयर एनफ, मैं उसी आम आदमी की तरह कंडेम करूंगी जो कि आम आदमी होता है, और मैं एक आम आदमी हूँ। मेरे घर का कोई शख्स वहां हो सकता था, मेरा रिलेटिव हो सकता था, और ये मेरे ही लोग हैं। फेयर एनफ कि आप ये कह रही हैं कि आप इसको डिफेंड नहीं कर सकती, आप मान रही हैं। महकमाना गफलत, लेकिन आप जो है वो सिंध असेंबली के अंदर बैठती हैं, और उसके अलावा ओनर की गफलत। मैं बिल्कुल आपकी दस्तरस अरबाब इख्तियार तक है। ये बताइए कि लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, आप क्या समझते हैं कि फ्रॉम वेयर शुड वी स्टार्ट नाउ? सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा कौन ऑफिसर इधर इंस्पेक्शन पे है, उसकी नॉलेज में ये क्यों नहीं है। इंडस्ट्रीज़ का कौन सा ऑफिसर जो है वो इस एरिया को देखता है, उसकी नॉलेज में ये क्यों नहीं है कि इधर ये इंडस्ट्रीज़ हैं, और अगर ये इलीगल हैं और लीगल हैं दोनों। अगर लीगल है तो इसमें जो हेल्थ जो सारी एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्या करेगा? ये तो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होता है, बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं जो मालिकान होते हैं, और किसी की आशीर्वाद की, एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की आशीर्वाद से तो ये काम नहीं कर रहे होते। ये तो मामला ऊपर से नीचे तक है, ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। और फिर आप ये देखिए कि दूसरी बात ये है तो कि ये जो हमें ये देखना तो चाहिए कि आया उसकी लिस्ट में ये चीज़ें हैं नहीं हैं तो उसने इधर का कब इंस्पेक्शन किया था लास्ट, उसने क्या यहाँ पे अहकामात दिए थे, क्या वो यहाँ के जो SOPs हैं उससे मुतमईन था, और अगर नहीं है उसकी नॉलेज में तो क्यों नहीं है। सेकेंडली जो ओनर है उस पे जाता है कि अगर आप ऐसे लीगल और इलीगल काम कर रहे हैं तो कम से कम इंसानी जान को तो सिक्योर करने का सोचें। अच्छा, मैं एक और बड़ी हैरानकुन बात है जो मेरा ख्याल आपके नोटिस में लाना बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेशनली कराची के पास 255 टेंडर्स होने चाहिए, लेकिन आपके पास इस वक्त 95 टेंडर्स हैं, जिनमें से 30 तो वैसे ही काम नहीं करते, नाकारा हो गए। तकरीबन 64 का फिगर दिया जा रहा है कि जो 64 है वो काम करते हैं, और फिर फायर ब्रिगेड अमला जो है वो फिर मौके पर नहीं पहुंचता, वो 1 घंटे के बाद पहुंचता है। यानी जो पर कैपिटा यानी तकरीबन 1 लाख के ऊपर एक फायर टेंडर होना चाहिए, वो क्वांटिटी, वो नंबर भी पूरा नहीं है आपके पास। अच्छा, इसका मैं दोनों तरह से जवाब दूंगी। पहले तो ये है कि देखिए, ये जो लोकल गवर्नमेंट है इसने सिर्फ सिंध में ही मुद्दत पूरी की है, और ये किसी भी लम्हा ये इनकार नहीं कर सके हैं कि इनका जो कॉन्स्टिट्यूशनली एलोकेटेड बजट है वो उन्हें नहीं दिया गया। बहुत सारे इसमें जब ये ख़त्म हुआ है सिस्टम, तो इसमें कुछ इजाफा हमारे इस 50 फायर टेंडर्स तो भी विफाक ने दिया है। मैंने कहा ना, जब ये गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो हमने ये बात सामने रखी और ख़ुद भी इसमें ये बात की कि भाई ये इतने बड़े कराची के लिए, लेकिन हमें उस गवर्नमेंट में इस तरह से रिपोर्ट नहीं किया गया, और जिस तरह से उनको बजट दिए गए उसके लिए तो ख़ुद भी फैसल वाडा जो हैं वो नैब में गए थे कि ये बजट कहाँ चला गया। और अब रही बात देर होती है, मैं मानती हूँ होती है, और केमिकल का आपका पास ब्लास्ट हो जाए या केमिकल जहाँ पे इन्वॉल्व हो और वहाँ पे हादसा हो जाए, फिर तो विदिन 3 मिनट्स जो है सब ख़त्म हो जाता है। और आपने बताया कि ये केमिकल इंडस्ट्री है, यहाँ पे तो आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि अगर कहीं एक आम आग लग जाती है तो इतनी हार्मफुल नहीं होती, लेकिन अगर केमिकल है तो वहाँ पे तो बस 3 से 4 मिनट का काम होता है। बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रज़ा हमारे साथ मौजूद थी। कह रही हैं कि इसको टेस्ट केस बनाना चाहिए, लेकिन सवाल तो ये भी है कि टेस्ट केस बनाएगा कौन? हुकूमत आपके पास है, एडमिनिस्ट्रेटर कराची आपके हैं। अब असल में ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, ये बिल्डिंग कोड्स हैं क्या, और किन कोड्स को वायलेट किया गया है इस केस के अंदर भी बात करेंगे। इस वक्त डीन फैकल्टी ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग यूनिटी लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर नवीद रमज़ान हमारे साथ मौजूद हैं, जो सेफ्टी एक्सपर्ट भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, ये कराची इंसिडेंट आपकी नज़र से गुजरा होगा, असल में सेफ्टी कोड्स हैं क्या जो इंडस्ट्री के लिए वजह किए जाते हैं, और किन कोड्स की वायलेशन की वजह से ये हादसा रूनुमा हुआ है? गम का इजहार करता हूँ स्पेशली उन लोगों की फैमिली से जो कैजुअलिटीज़ हुई, और इसमें अफसोसनाक बात यह है कि फायर ये पहला इंसिडेंट नहीं है, और एक्सीडेंट होते रहते हैं, लेकिन हम इन एक्सीडेंट से सबक नहीं सीखते और कोई होता नहीं है। फायर के लिहाज से 2016 में बिल्डिंग कोड्स ऑफ पाकिस्तान फायर सेफ्टी प्रोविजंस अमल आ चुके हैं, जो NFPA 1 के फायर कोड पे बेस करते हैं, और ये नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ ने
MOU साइन किया था पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ, और 2016 में ये बिल्डिंग कोड्स ऑफ पाकिस्तान विद फायर सेफ्टी प्रोविजंस आए थे, जिसके अंदर जनरल सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, बिल्डिंग सर्विसेज, फायर सेफ्टी की जनरल रिक्वायरमेंट्स, और फिर फायर सेफ्टी प्रोटेक्शन सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट्स, और फिर एवैक्यूएशन एंड इमरजेंसी और फायर फाइटिंग की रिक्वायरमेंट्स बड़ी डिटेल से बताई हुई हैं। अफसोस ये है कि और उसमें ये स्टैचूज में ये बताया गया है कि ये इम्प्लीमेंटेड थे और नई बनने वाली बिल्डिंग्स पे एट वंस इम्प्लीमेंट होंगे, और जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स होंगी उन्हें विद इन 3 इयर्स इसको इम्प्लीमेंट करना होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी भी 80% आपको बिल्डिंग या ज़्यादा बिल्डिंग्स मिल जाएंगी जहां पे ये फायर सेफ्टी कोड्स या एक्ट्स जो है इस पे इम्प्लीमेंट होता नजर नहीं आएगा। इसके अलावा चूंकि मैं देख रहा था इसमें केमिकल्स फायर हैं, तो डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि यहाँ पर कोड्स तो मौजूद हैं, लेकिन इन कोड्स की वायलेशन होती है, लॉज मौजूद हैं, कवानीन की अमलदारी नहीं है, क्योंकि आपका ताल्लुक केमिकल फर्टिलिटी से है, आप प्रोसेस इंडस्ट्री से भी ताल्लुक रखते हैं, बड़े बेहतर तरीके से इन चीज़ों को समझते हैं। ये केमिकल्स यकीनन जो फ्लेमेबल हैं, इनकी हैंडलिंग का क्या तरीकाकार होता है? क्या इन रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर ये केमिकल फैक्ट्रीज काम कर सकती हैं? नहीं, ये देखिए केमिकल हैंडलिंग के जो फैक्ट्रीज हैं वो नॉर्मल इंटरनेशनल रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर नहीं होती, वो इंडस्ट्रियल स्टेट्स या वहाँ होती हैं, और फिर बाकायदा हैजर्डियस केमिकल्स को और फ्लेमेबल केमिकल्स को स्टोरेज के, हैंडलिंग के और ट्रांसपोर्टेशन के मैकेनिज्म्स भी हैं और लॉज भी हैं। और अगर कहीं रेजिडेंशियल एरियाज में कॉमन यूज के लिए हैं तो वो भी लॉज हैं कि किस क्वांटिटी में आप स्टोर कर सकते हैं और क्या सेफ्टी मेजर्स आपने लेनी है। और ये लॉस दो कोई सच डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट नहीं है जो इसको कंट्रोल कर रहा हो, लेकिन मुख्तलिफ केमिकल्स के लिहाज से रूल्स अवेलेबल हैं। कुछ ओगरा के रूल्स इंप्लीमेंट होते हैं, कुछ ईपीडी डिपार्टमेंट ने हैजर्डियस सब्सटेंसेस के यूजेस के रूल्स बनाए हुए हैं। डॉक्टर साहब बहुत सारे रूल्स हैं जो आप बता रहे हैं, बहुत सारे कोड्स आप बता रहे हैं, लेकिन ये कोड्स जो आम आदमी की समझ से बालातर हैं, मतलब वो लोग जो इस हादसे में जान की बाजी हार गए हैं उनके लवाहिकीन कैसे समझेंगे? ये तो उन इंडस्ट्रियलिस्ट को जो यहाँ पर फैक्ट्री मालिकान है, फैक्ट्रियां लगा लेते हैं और फिर उनको जो इजाजत दे देता है, शायद उनकी सोच पर एक बहुत बड़ी दस्तक है। देखिए जिन्होंने अपनों को खोया है वो तो दे वुड बी आस्किंग क्वेश्चंस, इतना हैजर्डियस किस्म के केमिकल्स यहां पर हैं, मौजूद हैं, अब व्हाट शुड बी द पेनल्टी? डॉक्टर साहब इस सब की पेनल्टी क्या है? हमें देखिए इसकी पेनल्टीज लॉज के अंदर डिफाइन है कि अगर बिल्डिंग कोड्स को अवॉइड किया गया है और अगर ये कैजुअलिटीज हुई हैं तो जिन लोगों ने अवॉइड किया है उनके खिलाफ FIR और वो सारी पेनल्टीज उसके अंदर डिफाइन है। मैं सिर्फ कहना ये चाहूंगा कि इसकी जरूरत है कि वो रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन, वहाँ ट्रेनिंग्स, फर्स्ट एड, फायर सेफ्टी, केमिकल हैंडलिंग की ट्रेनिंग्स लोगों को देना, फिर उन्हें सेफ्टी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करना, और उसके बाद वो डिपार्टमेंट्स भी होना जो इनकी इसको स्टैंडर्डाइज करे, और फिर बाद में कोई ऐसा बोर्ड हो जो होने वाले इंसिडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करे, उनकी रूट कॉजेस को आइडेंटिफाई करे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी कीमती वक्त के लिए। वारकैफ टेस्ट केस बनना चाहिए, बनेगा नहीं बनेगा ये वक्त बताएगा। अभी एक ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा साहब हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हम एक बार फिर गंदम और चीनी क्यों दरामद कर रहे हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी माशी टीम माशी तरक्की के दावे कर रहे हैं, जबकि वज़ारत ख़ज़ाना ने करंट अकाउंट खसारे में मुसलसल इजाफे को मुल्की मईशत के लिए इंतहाई ख़तरनाक करार देते हुए मज़ीद महंगाई होने की नवीद सुनाई है। माहिरीन के मुताबिक रवा साल के दौरान करंट अकाउंट डेफिसिट 12 से 13 अरब डॉलर्स तक जा सकता है और बैनुल-अक़वामी लेवल पर अशिया की कीमतों में इजाफा, कौमी पैदावार में कमी, बुलंद दरामदी बिल और करंट अकाउंट डेफिसिट बड़े इक्तसादी मंजरनामे के लिए खतरा है। दरामदी बिल में मुसलसल इजाफे के बावजूद हुकूमत ने एक और मुतनाज़ फैसला किया है। इक्तसादी राब्ता कमेटी ने 2 लाख टन चीनी और 4 लाख टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दे दी है।
चीनी और गंदम दरामद करने का फैसला कीमतों में इजाफे को कंट्रोल करने के लिए किया गया है या मामला कुछ और है? इसके मुल्क की मईशत पर क्या इम्प्लिकेशन बात करेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चीमा साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि रवा माली साल के पहले माह में इंपोर्ट बिल में 22% इजाफा देखा जा रहा है। मतलब अब अगर देखा जाए तो रवा माली साल के पहले माह के अंदर $647 मिलियन का इंपोर्ट बिल है, और अगर इसको कंपेयर किया जाए लास्ट ईयर के पहले मंथ के साथ तो वो तकरीबन $529 मिलियन था। अब डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट कि मईशत के लिए बड़ा मोहलिक है, इंपोर्ट बिल में इजाफे की वजूहात क्या है चीमा साहब? देखिए, इसमें जो तकरीबन इस साल को $10.5 अरब की तो मशीनरी इंपोर्ट हो रही है, ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है। दूसरा ये है कि आपके एनर्जी कास्ट दुनिया में ओवरऑल चूँकि 90% बढ़ी है। फिर नंबर 1 जो आपका इंपोर्ट बिल है वो है। सेकंड आपका इंपोर्ट बिल है इसका यू कैन से ये एडिबल ऑयल भी वर्ल्ड वाइड महंगी हुई है। सो ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो एक रूटीन थी और वो महंगी हुई हैं, उसका तो ज़ाहिर मईशत पे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन जो मशीनरी $10 बिलियन की इस साल आ रही है वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। लेकिन ये कि ये साथ आप देखेंगे हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ रही है, तो एक्सपोर्ट भी बढ़ रही है। लेकिन उससे पहले चीमा साहब, हम गंदम भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम चीनी भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम दालें भी इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे आपने कहा एडिबल ऑयल भी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जो ईटेबल्स हैं उसकी इंपोर्ट में भी कोई कमी नहीं आई है, वो भी बढ़ रही हैं। ऑल्दो हमने बजट के अंदर ये क्लेम किया था कि पर एकड़ यील्ड जो है उसमें इजाफा होगा, लेकिन दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि शायद कहीं ना कहीं जो है वो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन में कमी वाक़ई हुई है। इज इट राइट सर? नहीं, डोमेस्टिक जो आप कह लें कि प्रोडक्शन है वो बड़ी क्लियरली बढ़ी और बड़ी वाज़ेह बढ़ी है, अगले साल फर्दर बढ़ रही है। पिछले साल हमारी 27.5 मिलियन टन गंदम पैदा हुई है जो तारीख में कभी नहीं पैदा हुई, और ये हमारी जो नेशनल ज़रूरत है उससे 2 मिलियन टन ज़्यादा है इस वक्त। सो बेसिक हम ये जो नया हमने डिसीजन किया था कि इस मुल्क में प्राइस को स्टेबल रखने के लिए ये ज़रूरी है कि आप 120 दिन के रिज़र्व बिल्ड करें। सो रिज़र्व बिल्ड करने के ले रहे हैं, अदरवाइज़ हमारे पास 2 मिलियन टन गंदम हमारी तमाम ज़रूरियात, सीड हम 12 लाख टन डालते हैं वो, और 115 किलो पर कैपिटा हम गंदम खाते हैं, वो सारी मिला के तो 25 मिलियन टन हम खाते हैं, और 1.2 मिलियन टन हम सीड डालते हैं। 26.2 मिलियन टन हमारे पास रिक्वायरमेंट है, जबकि हमारे पास जो अवेलेबल गंदम है आज की डेट में, या आप कह लें 15 मई को जो अवेलेबल थी, उस 28.2 मिलियन टन 28.2 मिलियन टन गंदम हमारे पास अवेलेबल थी। 7 लाख टन पुराने रिजर्व थे और 27.5 हमारी नई पैदा हुई। लिहाजा आप कह लें गंदम हमारे पास एक्सेस है 2 मिलियन टन। ये हमारे जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व बिल्ड करने जा रहे हैं उसमें जाएगी, और 2 मिलियन टन ही हम मंगवा रहे हैं, वो ये भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व को बिल्ड करेगी। और ट्यूसडे को जो ईसीसी ने अप्रूव किया वो तकरीबन 4 लाख टन गंदम है और 2 लाख टन चीनी है जो हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं इस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम सर। नहीं, वो तो आप कह लें कि ये किस्तों में जाएगी, क्योंकि गंदम आजकल महंगी हुई है तो ये किस्तों में जाएगी। लेकिन हम आप कह लें कि जितनी भी ज़रूरत फील हुई हम इंपोर्ट करेंगे, मैक्सिमम जो है वो 2 मिलियन टन पैदा हम इंपोर्ट करेंगे। लेकिन हमारे पास गंदम लोकल जो प्रोडक्शन है वो 2 मिलियन टन हर ज़रूरत से ज़्यादा है। दूसरी बात आ जाती चीनी की। चीनी यू कैन से कि चीनी भी हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। पिछले साल गन्ना पैदा हुआ था 81 मिलियन टन, 81 मिलियन टन जो गन्ना था, तो उसमें अगर सीड वगैरह डाल लें तो फिर भी 7 मिलियन टन से चीनी ज़्यादा पैदा हुई है। हमारी जो ज़रूरत है, हम कोई तकरीबन 25 किलो चीनी खाते हैं, 25 किलो चीनी के हिसाब से कोई 5.5 मिलियन टन तकरीबन आप कह लें बनती है हमारी ज़रूरत। सो जो प्रोडक्शन है वो 7 मिलियन टन के लगभग थी, वो भी ज़रूरत है। लेकिन हमारे यहाँ एक इशू है कि जब भी एक चीज़ की, जैसे पंजाबी कहते हैं, रेड लग जाना या कोई एक शार्टेज क्रिएट हो जाना, फिर र्यूमर पे मार्केट चलती है। उस र्यूमर को मैनेज करने के लिए हम आप कह लें कि ये कर रहे हैं। अदरवाइज़ आज भी अगर आपके अखबारों में रिपोर्टिंग है कि इस वक्त भी तकरीबन 2.25 करोड़ बोरी गंदम की मौजूद है। जो आदादोशुमार आप दे रहे हैं उसके मुताबिक तो हमारे यहाँ एक्सेस प्रोडक्शन है, ऐसा कोई मसला नहीं होना चाहिए। इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइसेस ज्यादा हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि रिजर्व बिल्ड करने की खातिर हम इंटरनेशनल प्राइसेस ज्यादा होने के बावजूद ये एशिया दरामद कर रहे हैं। मैं ये ओवरऑल आपके चैनल के तवज्जो से कह रहा हूँ कि जी कोई इकोनॉमिस्ट आए, कोई फूड स्पेशलिस्ट आए, कोई आप पहले सर्वे करें या कोई तरीक़ेकार जो भी जैसे इवेल्यूएट करना हो, हमारे पास चीनी और गंदम ये दोनों हमारी नेशनल ज़रूरत से ज़्यादा पैदा हुई हैं इस साल। लिहाजा नेशनल जो रिज़र्व स्ट्रेटेजिक रिज़र्व्स हैं वो सारी दुनिया रखती है। हमारे यहाँ जो अनफॉर्चुनेटली रिवाज नहीं था, तो हमारी गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि हम स्ट्रेटेजिक रिज़र्व रखेंगे। ये जो महंगाई का फ्रीत एक बार बढ़ रहा था, इसको हमने मैनेज करना
है और ये वन टाइम जो मसला अगले 2 से 3 महीने में सॉल्व होता है। तो सवाल बड़ा सादा सा है ना सर, इट एड्स टू योर इंपोर्ट बिल, और आपको पता है जब इंपोर्ट्स बढ़ती हैं ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है, और अगर ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा तो एक्सटर्नल प्रेशर भी हम पर बढ़ेगा। तो आपको लगता है कि ये एक्सटर्नल प्रेशर जो बढ़ रहा है ट्रेड डेफिसिट बढ़ने की वजह से उसको हम सस्टेन कर पाएंगे, या उसकी वजह से कीमतें नहीं बढ़ेंगी? नहीं, एक तो ये कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, एक्सपोर्ट भी बढ़ रही है। दूसरा ये है कि एक्सपोर्ट के अलावा हमारी जो फॉरेन रेमिटेंस है वो बढ़ रही है। सो दोनों को आप कह लें जब इकट्ठा करते हैं आपकी एक्सपोर्ट प्लस रेमिटेंस को, तो फिर ये डिफरेंस ज़्यादा नहीं आएगा। ये वो अगले 4 महीने आपके लिए हैं प्रेशर के, अगले 4 महीने में। लेकिन आप उसके साथ ही देखते हैं कि इस प्रेशर के बावजूद हमारे रिजर्व बढ़ रहे हैं, मतलब हमारे को $27 बिलियन के रिजर्व्स हो गए हैं। सो इसमें कोई वरी करने वाली बात नहीं है। हाँ, ये वरी करने वाली बात होती कि हमारे रिजर्व कम हो रहे होते, और दूसरा ये था कि हमारे पास एक्सपोर्ट ना बढ़ रही होती या हमारे पास फ्यूचर इन्वेस्टमेंट ना हो रही होती, तो वो एक नेगेटिव इंडिकेटर है। बट आप कह लें कि जब हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट लोकल इन्वेस्टमेंट जब बढ़ रही है, और जो मेनली मशीनरी आ रही है वो टेक्सटाइल की मशीनरी। मुझे लास्टली सिर्फ ये क्विकली बता दीजिएगा सर कि इस वक्त जो डॉलर बढ़ रहा है, रुपी अंडर प्रेशर है, आपको क्या लग रहा है आने वाले दिनों के अंदर जो हमारी ईटेबल्स है, खासतौर पे जो, क्योंकि हम नेट इंपोर्टिंग कंट्री हैं, ईटेबल्स को हम इंपोर्ट करते हैं, तो क्या जो इन्फ्लेशन है खासतौर पे फूड इन्फ्लेशन वो बढ़ेगी? फूड इन्फ्लेशन रिवर्स होगी, आपकी चीनी सस्ती हो जाएगी, आपकी दिसंबर से पहले आपका एडिबल ऑयल सस्ता हो जाएगा, और एडिबल ऑयल जो है ये तकरीबन को 15% के लगभग हम तवक्को करें सस्ता हो जाएगा, और आपकी चीनी जो है ये तकरीबन प्लस माइनस को आपको 25% ये सस्ती हो जाएगी। बाकी जो दालें इस वक्त आपकी सस्ती हो रही हैं, वेजिटेबल आपकी सस्ती हो रही हैं, यू कैन से दिस, आपकी पोल्ट्री सस्ती हो गई है, एग जो है ये भी ठीक है, गोश्त में हर सस्ता नहीं होगा हमारे यहाँ, आप कह लें गोश्त सस्ता नहीं होगा। दूध हम तवक्को करते हैं कि अगले साल हम मेंटेन करना शुरू कर देंगे अगले साल से, और उससे आगे सस्ता। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जो आदाद शुमार आप दे रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइसेस बढ़ रही हैं, आप इन्हें इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद जमशेद इकबाल चीमा साहब ये कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें आइंदा सस्ती दिखाई देंगी। बार कैफ होगा क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।